आजकल ऊर्जा उत्पादन के नाम पर भूमि की वास्तविक अवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है, जैसे कि पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है कोयला निकालने के नाम पर, और गर्तों को भरा जा रहा है जैसे कि राखड़ हम लोग जनरली डाल रहे हैं। इससे पर्यावरण में क्या बदलाव आ रहा है, आपको क्या लगता है? बिजली की खोज से जो पहला पावर प्लांट बना 1912 के आसपास अमेरिका में, आज करीब 110 बरस में भारत ही नहीं दुनिया का लैंडस्केप बदल गया। जहां जहां कोयला था उसके ऊपर की परत को हटाया गया और आज ओपन कास्ट माइन 300-400 मीटर गहरी है। अबंडेंट माइन में पानी भर गया और जहां कोयला निकलना बंद हो गया तो पावर प्लांट ने जो राख पैदा की है कोयला जला के, वो भरने की तैयारी है। अभी भरा नहीं जा रहा है, लेकिन उस पर काफी जद्दोजहद है कि ये भरा जाए। कुछ जगह के भूगर्भ शास्त्रियों ने ये इजाजत भी दे दी कि आप भर दो, ये जानते हुए कि जो सुप्त ऊर्जा थी कोयले के अंदर, जो मरकरी और आर्सेनिक और दूसरी तमाम चीजें जो होती हैं, जो एक बॉन्डेड रूप में थी, वो जलने के बाद खुले रूप में आ गई। तो राख के बांध और राख माइन में भरोगे तब तो सब सॉयल और जो मिट्टी के नीचे पानी है वो पूरा दूषित हो जाएगा। तो बिजली बनाने के नाम पे, सुविधा देने के नाम पे आप आगे का पूरा जीवन दांव पे लगा रहे हैं कि बच्चों को शुद्ध पानी मिलेगा कि नहीं। प्रदूषित पानी भी चलेगा, लेकिन जहरीला पानी मरकरी से जहरीला होगा। बिजली बनाने के लिए कोयले की जरूरत, पानी की जरूरत, और पानी से भी बिजली बनाई जा सकती है। तो बड़े बड़े बांध, तो दुनिया की अगर हम छोड़ दें, भारत की बात करें तो जहां जहां ये क्लस्टर हैं, जैसे सिंगरौली, कोरबा, रामागुंडम, यहां पे जो बांध है पानी के, वो नॉर्मल pH 9 तक पहुंच गया है। जानवर उस पानी को सीधे सीधे पी नहीं सकते। और पानी शुद्धता के नाम पे जितने केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं वो भी उसी डैम में जाते हैं, क्योंकि डैम नीचे है। फिर बिजली के आने से कुएं खत्म हो गए, हैंडपंप चालू हो गए। हैंडपंप चालू होने से नीचे का सब सॉइल वाटर पूरा खत्म हो गया। नीचे पानी ही नहीं है, तो हो सकता है आगे 10-20 साल में वो पूरी की पूरी धरती रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाए। तो जो रेगिस्तान बने हैं वो ऐसे ही नहीं बने। हो सकता है पुराने युग में भी ये चीज चली हो, क्योंकि रेगिस्तान 20-30 मीटर तक धूल ही धूल। तो एक ये सीधे सीधे। फिर बिजली के आने से दूसरी माइनिंग सारी शुरू हुई, चाहे वो एल्युमिनियम के ओर हो, चाहे आयरन हो, और तमाम। तो सबके माइनिंग से पूरा का पूरा लैंडस्केप बदल गया, पूरी दुनिया का। और बिजली आने से जो स्काई स्क्रैपर खड़े हुए, लिफ्ट के होने से जो आप ऊपर चढ़ जाते हैं, वो चीजें शुरू हुई। पहले आप आराम से घूम सकते थे। अब सड़क पे कारों में एसी इसलिए चलाया जाता है कि अंदर ठंडा तो रहे ही, बाहर का प्रदूषण ना आए, बाहर की आवाज ना आए। तो जो पहले एक लग्जरी होती थी वो आज नेसेसिटी हो गई। ये पर्यावरण में
और आदमियों की जिंदगी में जो एक सामाजिक प्राणी का कहा जाता था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो मान्यताएं बदल रही हैं। एक घर में अलग अलग एसी होने के कारण आप देखोगे कि ड्राइंग रूम गर्म है और सारे बेडरूम ठंडे हैं। घर में ही इंटरकॉम लगे हुए माँ बेटे से बात कर रही है, अलग अलग टीवी लगे हैं, अलग अलग मोबाइल है। तो ये पूरा का पूरा पर्यावरण बदला है, जिसमें सारी प्रजातियां, जंगल आपने काटे माइनिंग के लिए, कहा ये कि दुगने पेड़ लगाएंगे। दुगने पेड़ कितने साल में बड़े होंगे? आज बुजुर्ग एक मर जाए और बच्चा उसका स्थान कितने सालों में लेगा? आम का होगा तो 25 साल। खेती तो है नहीं पेड़ कि हर 4 महीने में नई लगी और बदल जाए। तो पर्यावरण बदला है। हमें ध्यान है कि एक बुजुर्ग महिला बचपन में जब उनको कोई दुखी करता था तो गाली देती थी कि तेरा सत्यानाश हो, तेरे ऊपर बिजली गिर जाए। हम सुनते थे और हंसते थे। फिर कुछ सालों बाद उस गांव में बिजली आ गई। हमने कहा दादी आप गाली देती थी, वो बिजली आ गई, सारे दूर तार फैल गए। अब क्या कहना है? बोले अब तो सबका सत्यानाश होगा, विनाश होगा। मैं दादी शुभ शुभ बोलो। बोले जो हमने सुना है कि बिजली गिरती है तो हरियाली खत्म हो जाती है, हरा भरा पेड़ जल जाता है अंदर से, जहां जाता है वो पानी खत्म हो जाता है, जहरीला हो जाता है। अब सब दूर बिजली आ रही है तो अधिकांश जगह की हरियाली खत्म होगी, पानी खत्म होगा, जमीन का उड़ जाएगा बिजली से। लोगों के अंदर परिवर्तन होगा। और बोले बिजली जो गिरती थी आसमान से वो बादलों के घर्षण के कारण गिरती थी। तो आज कहीं ना कहीं घर्षण हुआ होगा तो ये बिजली आ रही है, और ये बिजली फिर से घर्षण पैदा करेगी। और अगर ये लगातार चल रही है तो लगातार प्रवाह करेगी। तब एक पंडित जी हमें बताया कि देखो बिजली के आने से पुरानी मान्यताएं बदल रही हैं। आध्यात्मिक जगत में बहुत उथल पुथल है। पहले कहा जाता था कि कोई भी गति होती है केंद्र स्थिर रहता है और बाहर गति होती है। बिजली के आने से ये मान्यताएं बदल गई। रोटर घूमने लगा, बाहर स्थिर है। तो आज हर मनुष्य के अंदर जो भी बिजली वापरता है, अंदर तरंगे चल रही हैं, एक महाभारत की तरह चल रहा है। बाहर से वो शांत दिखाई दे रहा है, भागे जा रहा है वो, क्योंकि गति बहुत है। और जितनी सुप्त एनर्जी थी, सोई हुई थी, चाहे वह कोयले के रूप में हो, चाहे वह न्यूक्लियर के रूप में हो, चाहे वह पानी में प्रवाह के रूप में हो, वो सब गतिशील हो गई है। तो ये गति कुछ तो असर दिखाएगी जहां भी जाएगी। आज होड़ यह है कि हर चीज से बिजली बना लो, चाहे वह न्यूक्लियस हो, उसको तोड़ के 2 न्यूक्लियर को जोड़ के फ्यूजन एंड फिजन, कोयले को जला के पानी के प्रवाह से पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके, हवा से, सूरज की रोशनी से, जिससे चाहे उससे बिजली बना लो, और फिर बिजली से सब चीजें चलाने की कोशिश। आदमी को भी, पेड़ों को भी, और ऐसे जगह यान भेजने को जहां कोई जरूरत नहीं है, चाहे मंगल हो, बुध हो। तो ये सारी चीजें हैं।
एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम चेंज हुआ है। एक दूसरे सज्जन कहते थे कि देखो, निदान वही है इस समस्याओं का कि हम सूरज की रोशनी से चलें, वैदिक रीति से रहें। हमने कहा पंडित जी कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो आप, आज कौन तुम्हारी बात सुनेगा। बोले सूरज भारत देश में तो कम से कम इतनी गर्मी देता है, इतनी रोशनी देता है, और 12 घंटे का समय कि आप पूरे दिन के काम कर सकते हो, रात में आराम करो। अब तो रातें प्रदूषित हो गई हैं रोशनी की वजह से। ये उन देशों में समस्या है जहां 6 महीने 20 घंटे की रात, 16 घंटे की रात, और 6 महीने 16 घंटे का दिन, 20 घंटे का दिन। और फिर ऐसी जगह रहना क्यों? जहां बर्फ भगवान ने बिछाई हुई है उसको बर्फ रहने दो। बर्फ में भी आप गर्मी करके रहोगे तो जो प्रकृति का पानी का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। थार मरुस्थल में रहना क्यों? मरुस्थल बनाया है गर्मी को सोखने के लिए। अब आप सारी चीजें, तो बिजली और बिजली के साथ तेल, ये भाई बहन ने ना, या 2 बहनों ने, बिजली और तेल ने पूरी दुनिया का कायाकल्प कर दिया। तो उन दादी से हम पूछे कि दादी क्या लगता है आपको, बिजली का आपके घर भी आने वाली है? बोले बेटा पता नहीं कितना जिएंगे, बट मुझे विनाश दिख रहा है। मैंने कहा किसका? बोले जहां जहां चरण पड़े ना बिजली के, जीते जागते लोग मरेंगे या मरे हुए से चलेंगे। कहा दादी बहुत ज्यादा बोल रहे हो आप, कोई सुनने वाला नहीं। बोले हम तो जा रहे हैं, सुनो ना सुनो हमको क्या फर्क पड़ता है। तब आज नीति निर्धारणों को ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसी अपनी जिंदगी चाहते हैं और कैसी जिंदगी हम छोड़ के जाना चाहते हैं अपनी आने वाली संततियों के लिए। क्या ग्राउंड वाटर में कुएं की कोई उपयोगिता नहीं है? हैंडपंप लगाने जरूरी है क्या? क्या राख उसकी डालना जरूरी है माइंस में? क्या कोयले के पावर प्लांट जो इनएफिशिएंट है उसको सिर्फ इसलिए चलाए रखना है कि आदमियों को जो रोजगार दिया वो हटा नहीं सकते हो आप अक्षम हो गए? क्या इसलिए ही चलाए रखना जरूरी है कि वो हमने पैसा लगाया है, आज उससे दुगनी एफिशिएंसी के पावर प्लांट आ गए? तो जो 1 स्टेज टरबाइन है आप क्यों बंद नहीं कर सकते? नॉन रीहीट टाइप जितने भी टरबाइन्स हैं, बॉयलर हैं, पावर प्लांट हैं, आप बंद करें। जो बेस में अगर आपको कोयले के प्लांट चलाने हैं बेस लोड के लिए, तो आप 660-800 मेगावाट के ही रखें, 200 के सारे बंद करें जो इनएफिशिएंट है। पूरे एक देश की धरोहर मान के चलना होगा। राज्यों में जो बटा हुआ है, इतने सारे राज्य, हर के बिजली मंत्री, जरूरत क्या है? इतने सारे पब्लिक सेक्टर बिजली के लिए, एक कंसोर्शियम बनने की जरूरत है। सत्ता को व्यापार करने की मानसिकता से ऊपर आना पड़ेगा। कहते हैं कि सत्ता व्यापारी तो प्रजा भिखारी, और अगर एक कदम आगे बढ़े कि व्यापारी लोग सत्ता में काबिज हो जाएं तो जनता बर्बाद हो जाएगी, भिखारी नहीं रहेगी, बर्बाद हो जाएगी। आज वैसा हो रहा है। बजट पे इतनी जोर, तो बिजली विभाग को मंत्रालय से, सरकार से अलग करने की जरूरत है। इसके नाम पे ये नहीं है कि जो सरकार की धरोहर है उसको आप प्राइवेट पार्टियों में बेच दो, जो पीछे कई बार हुआ कि नहीं नहीं सरकार का काम होटल चलाना नहीं है तो आपने प्राइवेटों को बेच दिया। ये सारे देश की संपत्ति है, एक देश के लोगों को और जो समझ वाले हैं उनको चलाने की जरूरत है।
तब एक डुअल ऑनरशिप, एक लोकल एक सेंट्रल जरूरी है, स्टेट्स के मिनिस्टर्स की जरूरत नहीं है। एक नेशनल लेवल पे चीजें चलने की जरूरत है कि किस तरह के पावर प्लांट हम चलाएंगे। सोलर में भी इतने तेजी से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो सोलर फोटोवोल्टिक है वो इनएफिशिएंट है। इसमें भी एक बड़ा स्कैम आ सकता है अगर हम तेजी से गए तो, क्योंकि मेंटेनेंस का खर्चा इतना है कि हो सकता है जो लागत है जो बिजली पैदा कर रहा है उससे ज्यादा उसका खर्चा हो। हाइडल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप टोटल डिजॉल्व सॉलिड इन वाटर बढ़ा रहे हैं और लैंडस्लाइड को बढ़ावा दे रहे हैं। तो छोटे छोटे जो किलोवाट्स की रेंज में हो वहां तक आप चला सकते हैं हाइडल। मेगावाट वाले रेंज के नए खड़े करना तो बेवकूफी होगी। और पावर प्लांट के लिए भी जो पानी है वो कूलिंग टावर पे चले, और जितना भी प्रदूषण हो आप उसको वहीं रोकने की कोशिश करें, वापस डैम में ना डालें। विंड टरबाइंस आप लगा सकते हैं, बहुत तेज आवाज करते हैं जहां भी होगा। अगर समुद्र के किनारे आप लगाते हैं तो वहां के जो फ्लोरा एंड फाउना और समुद्री जीव जंतु हैं उस आवाज से पागल हो जाएंगे। पहाड़ों पे कुछ जगह लगे हैं, बहुत बड़े टरबाइन उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 5 मेगावाट के टरबाइन हैं विंड के वो 120-30 डीबी तक की नॉइस पैदा करते हैं, जो कान फोड़ने के लिए पर्याप्त है। तो इतना बड़ा चाहिए नहीं। फिर कुछ नया सोचने की जरूरत है। आज तक जितने भी एनर्जी के सोर्सेस डेवलप हुए फोटोवोल्टिक सेल छोड़ के, वो फैराडे के लॉ पे और प्रेशर पे काम करते हैं। भारत के ही एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट नई विधा लाए हैं, TEWARI tiwari.org। उनका निधन हो गया 2017 में, बट वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल और रिएक्शनलेस जनरेटर फ्री एनर्जी लेके आए हैं। दुनिया के जो बिजनेसमैन हैं उनको सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वह एक निदान दुनिया के लिए है, न केवल सिर्फ भारत के लिए। और अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो इतने बड़े बड़े पावर प्लांट की जगह एक डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग छोटे छोटे कर सकते हैं। तब एक नगर के नए विकास की और नए कल्पना को साकार कर सकते हैं। दिल्ली जैसे बड़े नगर इतनी बिजली खाते हैं, इतनी चीजें हैं, सस्टेनेबल नहीं है। तो बिजली ने जो आयाम खड़े किए हैं 130 वर्षों में, वो अगर अकाल मौत नहीं मरे तो ये जरूरी है कि ऊर्जा के जो नए चीजें हैं जैसे tiwari.org, नेचुरल सनलाइट में रहना, कुछ ऐसे शहर भी बनाना जो बिना बिजली के रह सकें, जिसको अगर छुट्टी मनाने जाना है, वृद्धावस्था निकालना है, बिजली की क्या जरूरत है। दिन भर काम करो, शाम को आराम करो, संगीत करो। ऐसे नगर बनाना भी जरूरी है जो इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो, बैटरी भी ना हो वहां, क्योंकि बैटरी एक नया प्रदूषण करेगा। तो ये पर्यावरण को जो बदलने की बात आपने कही है वो सत्य है, और बर्बाद ना हो इसके प्रति सचेत रहना। और सचेत हम तब रह सकते हैं जब इस पे हम चर्चा करें, बुद्धिमत्ता के केंद्र हों और वो बार बार जागरूक करते रहें, समय पे हम निर्णय ले सकें, व्यापार में ना पड़े। क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े धांधले होते हैं। जो बैंक का एनपीए है वो अगर क्लस्टर्स जहां कोल माइनिंग है वहां ऐसे कई पावर प्लांट खड़े हैं जो चले ही नहीं हैं। 3-3, 4-4 हजार करोड़ के घपले सब जगह हैं, और ढूंढोगे तो बहुत हैं। उसमें सत्ता पक्ष के लोग, अफसरशाह, सबकी मिली भगत है। उस शिकायत नहीं है, लेकिन और ना बढ़े उसके लिए सचेत रहना जरूरी है। तो पर्यावरण हम अपने लिए, आने वाली संततियों के लिए, पूरे फ्लोरा फाउना, पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए
जागरूकता और उस सामूहिक निर्णय की जरूरत है। हो सकता है थोड़ी चर्चा करें, बट जल्दीबाजी की जरूरत है चर्चा शुरू करने में, निर्णय ठीक से लें और उसको क्रियान्वयन करने में। थैंक यू।